हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग BBMKU यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री ऑनर्स का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में है मिस्र की सभ्यता, और देखिए जिसमें मिस्र का इतिहास, मिस्र का राजनीतिक और सामाजिक जीवन का हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मिस्र की सभ्यता, इसे कहते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो पहले हम समझते हैं कि मिस्र की सभ्यता थी क्या, और इसका कैसे कैसे उद्भव हुआ, और इसमें क्या क्या चीज़ें जो थी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसकी वजह से ये मिस्र की सभ्यता दुनिया में प्रचलित हुई। देखिए मिस्र की सभ्यता में, इसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहते हैं। ये दुनिया की सबसे प्राचीन, समृद्ध और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक है। यानी कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन, समृद्ध और रहस्यमयी सभ्यता थी। ठीक है, यह उत्तर पूर्व अफ्रीका में, उत्तर पूर्व अफ्रीका आपको पता होगा, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, उसमें नील नदी बहती है। हाँ, तो नील नदी के उत्तर पूर्व अफ्रीका में नील नदी के किनारे पर फली फूली थी, यानी कि यहीं पर इसका उत्पत्ति हुआ था मिस्र की सभ्यता का। इसकी शुरुआत लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि मिस्र की सभ्यता का शुरुआत कब हुआ था, तो बताना है कि 3100 ईसा पूर्व में, जब राजा मैनेस ने ऊपरी और निचली मिस्र को एकीकृत कर एक समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की। वहाँ पे जब मिस्र की सभ्यता उत्पन्न हुई थी तो वहाँ पे कौन राजा थे, तो उन राजा का नाम था राजा मैनेस। ये आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने ऊपरी और निचली मिस्र को एकीकृत कर एक समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी कि दो मिस्र था, मिस्र दो टुकड़ों में बटा था, उन दोनों को मिला के एकीकृत करने का काम किया था किसने, राजा मैनेस ने। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। देखिए गाइस, ये जो मिस्र की सभ्यता थी, जब आप लोग एग्जाम में इसे लिखिएगा तो इसको पॉइंट बना के लिखिएगा। जैसे मानिए मैंने लिखा, हेडिंग दिया मिस्र की सभ्यता, उसके बाद इतना लिख लिए, उसके बाद से 1 नंबर डाल के फिर लिखिएगा नील नदी का वरदान। यानी कि मिस्र की सभ्यता में नील नदी का क्या वरदान था। देखिए मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान इसे क्यों कहा जाता है, पहले अब देखिए, हर साल नील नदी में आने वाली बाढ़ अपने साथ उपजाऊ काली मिट्टी लेकर आती थी। यानी कि जब नील नदी के कारण बाढ़ आता था तो वो अपने साथ क्या लेके आती थी, काली मिट्टी को लेकर आती थी, जिससे रेगिस्तान के बीचों बीच खेती करना संभव हुआ। आपको पता है कि रेगिस्तान में ना मिट्टी है, ना मिट्टी मिलती है अच्छे से, ना पानी है, तो वहाँ खेती करना मुश्किल होता है। लेकिन जब नील नदी थी वो बाढ़ लाती थी तो अपने साथ काली मिट्टी को लेकर आती थी, जिसके कारण रेगिस्तान में क्या हुआ, खेती करना संभव हुआ। इसी कृषि समृद्धि के कारण एक महान साम्राज्य का जन्म हुआ, और जब कृषि हुआ तब वहाँ पे एक महान साम्राज्य का जन्म हुआ था। देखिए दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखेंगे पिरामिड और वास्तुकला। यानी कि वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था, यानी वहाँ पे लोग कैसे पिरामिड बनाते थे, कैसे वहाँ का संरचना था, कला कैसी थी, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के। देखिए मिस्र के लोग वास्तुकला यानी इंजीनियरिंग में बहुत आगे थे। पहला पॉइंट लिखिएगा पिरामिड। पिरामिड में है राजाओं, जिन्हें फराहो या फराहो कहा जाता था। मिस्र में राजाओं को क्या कहा जाता था, फराहो। ठीक है, देखिए कि शवों को सुरक्षित रखने के लिए विशाल पिरामिड बनाए गए। यानी कि वहाँ पे राजा राजा जो थे उनका नाम था फराहो। उनके शव, यानी कि जो वो जब मर जाते थे तो उनके शव जो होते थे उनको रखने के लिए एक विशाल पिरामिड बनाए गए। गीजा का महान पिरामिड यानी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछेगा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहाँ है, तो क्या बताइएगा, अफ्रीका में नील नदी जहाँ बह रही थी और जहाँ पे मिस्र की सभ्यता उत्पन्न हुई थी। आगे देखिए स्पिनिक्स। ठीक है, स्पिनिक्स के बारे में, सिंह के सिर, सिंह मतलब क्या होता है, शेर, शेर के सिर और मनुष्य के सिर वाली एक विशाल काय पत्थर की मूर्ति, जिसमें शेर का भी सिंह था और मनुष्य के भी सिर थे। ठीक है, उसमें उसका एक विशाल पत्थर का मूर्ति बनाया गया था जो पिरामिड की रक्षा के लिए बनाई गई थी। ये वहाँ पे एक प्रतीकात्मक था, कि प्रतीक था कि अगर एक मनुष्य का सिर लगा दे और एक शेर का सिंह लगा दे और वैसा एक मूर्ति बनाया जाए तो वो किस चीज़ का प्रतीक था, वो वहाँ के
विशाल पत्थर के जो पिरामिड के वहाँ पे वहाँ की रक्षा का वो प्रतीक था। ठीक है। तीसरा पॉइंट है मम्मी और पुनर्जन्म की मान्यता। मम्मी और पुनर्जन्म की मान्यता क्या थी, इसके बारे में देखिए। मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन या पर गहरा विश्वास रखते थे। यानी कि जो मिस्र के लोग थे उन्हें लगता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, आफ्टर लाइफ। ठीक है। उनका मानना था कि आत्मा को जीवित रहने के लिए शरीर का सुरक्षित रहना जरूरी है। उन उन लोगों का विश्वास था कि आत्मा को जीवित रखने के लिए शरीर का सुरक्षित रहना जरूरी है। इसके लिए वे शवों पर विशेष रसायनों और पट्टियों का लेप लगाकर उन्हें मम्मी बना देते थे। यहाँ मम्मी बनाने का आशय है कि वो लोग शवों को न जलाते थे न गाड़ते थे। ठीक है। वो लोग क्या करते थे कि शवों पे विभिन्न प्रकार के रसायन और पट्टियों का लेप लगा देते थे, ताकि वो जो डेड बॉडी है वो बहुत दिन तक वह सड़े नहीं, गले नहीं, और उसी को वहाँ पे मम्मी कहा जाता था। उनके साथ सोने, चांदी, कपड़े और खाने पीने की चीज़ों को भी दफनाई जाती थी। यानी कि जब कोई मर जाता था तो उनके साथ क्या, जैसे वो लोग रसायन लगा दिए और पट्टी का लेप लगा दिए, उसके बाद वो लोग क्या रखते थे, सोने, चांदी, कपड़े और खाने पीने की चीज़ें भी रख देते। उन्हें लगता था कि ये लोग जैसे मरे नहीं हैं, ये लोग अगले जन्म में अगले जन्म के लिए जिंदा है, जिसके लिए इनका बॉडी को सुरक्षित रखना एकदम आवश्यक है। देखिए चौथा पॉइंट है चित्रलिपि। ठीक है। चित्रलिपि कैसी थी वहाँ की, देखिए। मिस्र वासियों ने अपनी एक अनूठी लेखन प्रणाली विकसित की थी जिसे हायरोग्लिफिक कहा जाता था। इसमें अक्षरों के बजाय चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करके दीवारों और पेपिरस, एक प्रकार का प्राचीन कागज पर लिखा जाता था। तो बताइए इससे आपको क्या समझ में आया कि उनके पास एक अनूठी लेखन प्रणाली विकसित की थी। ठीक है। और जिसके बजाय चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करके दीवारों और पेपिरस, एक प्रकार का प्राचीन कागज था, उसी पर लिखा जाता था। अब देखिए हम लोग सेकेंड पॉइंट, जब आपका तो मिस्र की सभ्यता हो गई, अब उसके बाद से क्या हमको देखना है, मिस्र का राजनीतिक और सामाजिक जीवन। ठीक है। तो प्राचीन मिस्र का राजनीतिक और सामाजिक जीवन एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम पर आधारित थी, जो एक पिरामिड की तरह काम करते थे। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर राजा, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था, फराहो, और सबसे नीचे कौन रहता था, दास और किसान आते थे। सबसे ऊपर आते थे फराहो और सबसे नीचे आते थे दास और किसान। अब देखिए, अब पहला हम स्टार्ट करते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, यानी कि पॉलिटिकल लाइफ। प्राचीन मिस्र की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से केंद्रीकृत और राजतंत्रात्मक थी। यानी कि जो प्राचीन मिस्र था उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, केंद्रीकृत थी और राजतंत्रात्मक, यानी कि वहाँ पे राजा का शासन था। पहला पॉइंट है फराहो। फराहो कौन था, फराहो सर्वोच्च शक्ति थी, यानी कि सबसे बड़ी शक्ति किसको मानते थे, राजा को। राजा को वहाँ के क्या कहा जाता, फराहो। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। वह साम्राज्य का सर्वोच्च सेनापति, मुख्य न्यायाधीश और प्रधान पुजारी होता था। यानी कि वही सबसे बड़ा सर्वोच्च सेनापति होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था यानी कि जज, और फिर प्रधान पुजारी, यानी सबसे जो बड़ा पुजारी था वो फराओ ही था। प्रजा उनके केवल एक राजा नहीं बल्कि सूर्य देव, रा या होरस का साक्षात रूप, यानी धरती पर भगवान मानती थी। प्रजा उन्हें क्या मानती थी, प्रजा उन्हें धरती पर क्या मानती थी, धरती पर भगवान मानती थी। यानी कि मिस्र की सभ्यता में राजाओं को क्या माना जाता था, यही भगवान है हमारे। ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं वजीर। वजीर और प्रशासन। अब हम देखते हैं कि वजीर कौन थे। फराहो के बाद प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद वजीर का होता था। यानी फराहो के नीचे जो आते थे वो कौन थे, वजीर थे। वजीर का काम क्या था, टैक्स वसूलना। जो टैक्स वसूलने का काम कौन करता था, वजीर। अदालतों की निगरानी करना, यानी अदालत सही सेफ रहे, अदालत में क्या क्या हो रहा है, ये सब चीज़ की निगरानी कौन करता था, वजीर। कृषि और नील नदी के बांधों का प्रबंधन देखना था। यानी जो कृषि होती थी ना बाबू, और नील नदी के बांध था वहाँ पे उसका प्रबंधन, यानी कि कहीं कोई बांध टूट ना जाए, कहीं कृषि में किसी को नुकसान ना हो जाए, कृषि में फसल अच्छी उगे, ये सब का काम कौन करता था, वजीर। अब देखिए तीसरा पॉइंट है लिपिक। लिपिक मीन्स होता है स्क्रिप्ट्स। मिस्र के प्रशासन में लिपिक का बहुत बड़ा सम्मान था। वे शाही रिकॉर्ड रखने, करों का हिसाब किताब करने और सरकारी आदेशों को लिखने का काम करते थे। अब बताइए तो लिपिक क्या करते थे। देखिए लिपिक का काम बहुत सम्मान का था। ठीक है।
और वे शाही रिकॉर्ड रखते थे, यानी कि जो जो भी रिकॉर्ड उस टाइम होता था उसको रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का काम लिपिक का था। फिर वो करों का हिसाब किताब रखते थे कि कौन सा कर कहाँ से मिला और कितनी कहाँ पे यूज हुआ, इस सब के बारे में कौन रखता था, लिपिक। और फिर सरकारी आदेशों को लिखने का काम करते थे, यानी सरकारी आदेश जो दिया जाता था वो सारी चीज़ को लिखने का काम कौन करते थे, लिपिक। अब देखिए इनका सामाजिक जीवन, यानी कि इनका सोशल लाइफ कैसा था। मिस्र का समाज वर्गों में बटा हुआ था, यानी कि वहाँ पे वर्ग थे, अपर जात, मिडिल जात, लोअर जात, इस टाइप के, यानी उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। सामाजिक पिरामिड में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान पहले से तय था, यानी उसमें पहले ही से तय था कि कौन उच्च वर्ग में आएगा, कौन मध्यम वर्ग में आएगा और कौन निम्न वर्ग में आएगा। तो पहला देखते हैं उच्च वर्ग, यानी कि अपर क्लास। फराओ, उनका परिवार, बड़े दरबारी और पुरोहित इस वर्ग में आते थे। तो बताइए तो इस वर्ग में कौन कौन आते थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए उसमें आते थे फराओ, उनका परिवार आता था, और बड़े जो दरबारी होते थे और पुरोहित थे इस वर्ग में आते थे। पुरोहित मंदिरों की विशाल संपत्ति का प्रबंधन करते थे और समाज में उनका स्थान बेहद ऊंचा था। जो पुरोहित होते हैं, देखिए जो मंदिर में सबसे ऊंचे पद पर होता है उसको पुरोहित कहा जाता था। तो उनका काम क्या था कि विशाल संपत्ति का प्रबंधन करना, और समाज में उनका स्थान क्या था, बेहद ऊंचा था। अब दूसरे नंबर पे आते हैं मध्यम वर्ग, यानी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन कौन आते थे, इसमें शिल्पकार, यानी कि जो शिल्प बनाते हो, डॉक्टर, व्यापारी, चित्रकार, सैनिक शामिल थे। यानी ये जितने लोग थे वो किस में शामिल थे, ये लोग मध्यम वर्ग में शामिल थे। ये लोग शहरों में रहते थे और व्यापार एवं कला को मजबूती देते थे। ठीक है, ये लोग कहाँ रहते थे, शहर में रहते थे और व्यापार और कला को बहुत ही ज़्यादा मजबूती देते थे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए तीसरा नंबर में निम्न वर्ग, यानी कि लोअर क्लास। लोअर क्लास में कौन कौन आते थे, कि आप लोग कमेंट में लिखिए तो लोअर क्लास में कौन कौन आते थे। मिस्र की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किसानों का था, यानी कि जो किसान थे उन्हीं को, कि देखिए किसान ही सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, किसान ही अनाज उगा रहे हैं, किसान ही उन लोग के घर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लोअर क्लास में रखा गया था। वे नील नदी की भूमि पर खेती करते थे और फसल का बड़ा हिस्सा टैक्स में देते थे, यानी कि जो नील नदी की भूमि थी उस पर ये लोग खेती करते थे और फसल का बड़ा हिस्सा टैक्स में देते थे। जितने फसल उगाए उसमें से जो बड़ा हिस्सा था उसको वो लोग टैक्स दे देते थे उच्च वर्ग को। ठीक है, पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर दास और बंधुओं का मजदूर थे। पिरामिड के जो सबसे निचले स्तर पर थे ना, वो दास और बंधुआ वो मजदूर थे। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, सामाजिक जीवन की कुछ खास बातें। अब सामाजिक जीवन में क्या क्या था, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, महिलाओं की स्थिति। प्राचीन विश्व की अन्य सभ्यताओं की तुलना में मिस्र में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। यानी कि उस टाइम जो विश्व की और सभ्यताओं की तुलना में देखा जाए तो मिस्र में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, काफ़ी बेहतर थी। उन्हें संपत्ति रखने, यानी कि संपत्ति को रखने के लिए, बेचने और तलाक लेने का कानूनी अधिकार था। इतिहास में हस्तपैषट और क्लियोपैट्रा जैसी महिलाओं ने फराओ बनकर मिस्र पर शासन भी किया था, यानी कि उस टाइम 2 ये राजा बनी थी। ठीक है, भोजन और वस्त्र, यानी कि उनका सामाजिक जीवन में हम लोग देखेंगे कि उनका भोजन कैसा था और वो कैसे वस्त्र पहनते थे। मिस्र के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ और जौ की रोटी। क्या था मुख्य भोजन, ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए उनका मुख्य भोजन क्या था, गेहूँ था और जौ की रोटी था, प्याज, मछली और बियर था। ये लोग ये भी खाते थे, प्याज खाते थे, मछली खाते थे, बियर पीते थे। गर्मी से बचने के लिए वे सफ़ेद लिनन के हल्के कपड़े पहनते थे। वहाँ का वस्त्र कैसा था, सफ़ेद, गर्मी से बचने के लिए वो क्या पहनते थे, सफ़ेद लिनन के हल्के वस्त्र पहनते थे। अमीर लोग विग लगाते थे। अमीर लोग आँखों में सुरमा लगाते थे, यानी कि वहाँ पे देखिए पहले बहुत प्राचीन सभ्यता थी, फिर भी वहाँ पे क्या था, सुरमा प्रचलित था। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट कि मनोरंजन के लिए वो लोग क्या करते थे। वे संगीत, नृत्य, पासे का खेल यानी बोर्ड गेम्स जैसे सेनेट और नील नदी में शिकार व तैराकी करके अपना मनोरंजन करते थे। अब हम लास्ट देखेंगे कि इसका निष्कर्ष हमको कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए मिस्र की सभ्यता का समान इतिहास, उनकी बेजोड़ वास्तुकला, सुदृढ़ केंद्रीय राजनीतिक ढांचा और न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था आपस में गहराई से जुड़े हुए थे। मिस्र के लोग
ने ही सबसे पहले 365 दिन का कैलेंडर बनाया था। यानी जो 365 दिन का कैलेंडर कौन बनाया था सबसे पहले? मिस्र के लोग। धर्म और अनुशासन के इसी ताने बाने ने इस सभ्यता को हजारों साल तक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखा। तो इस तरह आप अगर एग्ज़ाम में लिखिएगा तो आपको जैसे ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, तो इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, तो इसमें से आप लोगों को कम से कम 80 नंबर आराम से मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।